पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम एप्पल्स एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए को रेप्लिकेशन करने की नीड होती क्यों है? एक्चुअल में जब अब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो डिवाइड करने से पहले उसको अपना जेनेटिक मटीरियल डबल करना होता है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल अमाउंट में अपने जेनेटिक मटीरियल को पास कर सके। तो बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ जैसे हम बात कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ पोर्शन कंजर्व होगा और हाफ पोर्शन न्यू बनेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव किसने किया था? फिर सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया था मैसेल्सन एंड स्टाहल ने। ईशेकिया कोलाई में उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 15 यानी हैवी आइसोटोप का यूज़ किया। उन्होंने किया क्या था, ईशेकिया कोलाई की काफ़ी जनरेशन तक उसको नाइट्रोजन 15 यानी कि हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 पर उसको कल्चर किया। तो जब उन्होंने कल्चर किया तो देखा क्या कि बैंड जो आया वो हैवी नाइट्रोजन का आया। ठीक है, हैवी बैंड बने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, काफ़ी जनरेशन में N15 पर फीडिंग कराने या कल्चर कराने के बाद उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया N14 पर, लाइट नाइट्रोजन, लाइट आइसोटोप। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इसको N15 से N14 पर ट्रांसफ़र किया, उस पर कल्चर करवाया, तो क्या देखा कि यहाँ बैंड जो बने वो हाइब्रिड बने। यानी कुछ पोर्शन जो था वो N15 का था और कुछ पोर्शन जो था यानी हाफ पोर्शन जो था वो N14 का बना। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर बैंड जो आए वो हाइब्रिड बने। हाइब्रिड मतलब N15 और N14 दोनों के ही बैंड बने। ठीक है, अब यहाँ जब उन्होंने फिर से N14 पर ही कल्चर कराया तो जो कंजर्व था, जो 15 वाला पोर्शन कंजर्व था, फिर से वो हाइब्रिड बना तो N14 के साथ, क्योंकि अब कल्चर जो कराया था वो N14 पर कराया था। दैट्स वाई यहाँ पर दो हाइब्रिड बैंड बने, क्योंकि हाफ पोर्शन जो कंजर्व था, जब इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो हाफ पोर्शन जो N15 का था वो 14 के साथ यहाँ पर अब न्यू बनेगा। ठीक है, तो दो बैंड कैसे बने, दो न्यू N14 वाले बने, और दो बैंड कैसे बने, दो बैंड हाइब्रिड बने। तो अब बात करते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर साइट होती है डीएनए में जिसको OIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है, OIC रीजन होता है जहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे प्रोटीन्स काम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर हेलिकेज। OIC रीजन, एक्चुअल में OIC रीजन पे कुछ मेल्टिंग साइट होती है, मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे जहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा। वहाँ पर कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन की एक्टिविटी होगी, वो डीएनए के उस पोर्शन को मेल्ट करेंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाया जा सके। ठीक है, उसके बाद हेलिकेज आएगा। हेलिकेज का काम यहाँ पर क्या होता है, हेलिकेज ATP को यूज़ करके यहाँ पर बॉन्डिंग, जो डीएनए की नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको ब्रेक करने का काम करेगा। और ये किस डायरेक्शन में करेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में इसको ब्रेक करने का काम करेगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर हेक्सामर प्रोटीन है, जो क्या करती है, स्ट्रैंड को रीएनेलिंग यानी कि दोबारा उनको जुड़ने से, रीजॉइनिंग करने से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, RNA के छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने से पहले यहाँ पर छोटा सा फ्रेगमेंट बनेंगे, 10 से 12 फ्रेगमेंट या सेगमेंट्स बनेंगे किसके, RNA के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डीएनए पोल थर्ड मेन एंजाइम का जो काम करेगा, पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में फॉर्मेशन करता है, 5 to 3 डायरेक्शन में फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और जो 3 to 5 डायरेक्शन में यहाँ दिखा होगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही, बट यहाँ ये हम इसको 3 to ये वाला सेगमेंट जो होगा डिसकॉन्टिन्यूअस यानी लैगिंग स्ट्रैंड होगा,
ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ये सेमी कंजर्वेटिव होने के साथ साथ सेमी कंटिन्यूअस भी होगा। माने इसका मतलब होगा एक सेगमेंट, एक जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन करवाएगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस उसका फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे सेगमेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, जब जैसे मान लेते हैं कि डीएनए का हमारा डीएनए फॉर्मेशन होना है, तो यहाँ पे हेलिकेज क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करते जा रहा है। तो एक लाइक रस्सी को इमेजिन करते हैं, जैसे एक रस्सी को हम खोल रहे हैं, खोलेंगे तो पीछे उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी कॉइलिंग हो जाएंगी। तो उस कॉइलिंग को यानी उस कॉइलिंग को रिलीव करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा, जिसको टोपोआइसोमरेज या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, गायरेज। वो पीछे से उसको क्या करता रहेगा, रिलीव करता चलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आरएनए के छोटे छोटे जो प्राइमर बनेंगे, उनका काम क्या होता है, वो 3 यहाँ पर OH का प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब OH क्यों प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाया जा सके। जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर डीएनए का एक मोनोमर आके जुड़ेगा, वो क्या करेगा, 3' OH यहाँ पर जो होगा उसके साथ 5' पर फॉस्फेट जो होगा वो इसके साथ यहाँ पर क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है 3' OH। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारा लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा है, और यहाँ पर ये इधर से 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, तो पहले यहाँ पर इन दोनों में छोटे छोटे सेगमेंट बनने स्टार्ट होंगे। तो पहले कौन से सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा, इसका या इसका, तो इस यहाँ फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट इस वाले सेगमेंट का। जैसे जैसे डीएनए का हेलिकेज क्या करेगा, इसको अनबाइंड करते जा रहा है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे सेगमेंट स्टार्टिंग से बनते चलेंगे, मतलब पीछे से यहाँ पे स्ट्रैंड बनते चलेंगे, और यहाँ पर अगेन एंड अगेन आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ठीक है, चलो लीडिंग स्ट्रैंड तो जो बनता जा रहा है। अब जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, बार बार यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, बार बार उनको फॉर्मेशन करवाने के लिए करवाया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, 5 to 3' डायरेक्शन में इसका फॉर्मेशन करवा सके। तो यहाँ कंप्लीट जब हमारा डीएनए पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट को रिमूव कौन करेगा, तो इसके लिए आता है यहाँ पर डीएनए पोल फर्स्ट। डीएनए पोल फर्स्ट क्या करता है, इन आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को रिमूव करने का काम करेगा। देन इसके बाद इसको सील करने के लिए या लाइगेट करने के लिए यहाँ पर आता है डीएनए लाइगेशन, जो इनके बीच में क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, दूसरी बात, हमारा यहाँ डीएनए पोल 1 को हमने क्यों यूज़ नहीं किया एज ए डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए, क्योंकि डीएनए पोल 3 के पास यहाँ पर प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग मतलब अगर कोई भी ऐसा बेस आ जाता है जो कि यहाँ गलत हो, तो डीएनए पोल 3 क्या करेगा, उसको प्रूफ रीडिंग करेगा और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसका रिमूवल करवा देता है। गलत बेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन के साथ किसकी बॉन्डिंग होती है, थाइमिन के साथ किसकी होती है, मान लीजिए एडेनिन की होती है, लेकिन यहाँ पर सी आ गया यानी साइटोसिन आ गया। जी के साथ सी की होती है, सी के साथ जी की होती है, तो यहाँ पर ये जो हमारा बेस है वो रॉन्ग है। तो इसको प्रूफ रीडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पर डीएनए पोल 3 की। तो यहाँ पर डीएनए पोल 3 ना कि पॉलीमराइजेशन करवाता है, उसके साथ साथ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी करेगा, यानी कि एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करेगा प्लस उसका एक्सोन्यूक्लियेशन एक्टिविटी से उसका रिमूवल भी करवा देगा। दैट्स वाई वी यूज डीएनए पोल 3 एज ए पॉलीमराइजेशन एंजाइम, मेन एंजाइम। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, आने वाला न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, जो आने वाला मोनोमर होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, वो क्या करता है, उस पर 3 फॉस्फेट ऐड रहते हैं। तो 2 फॉस्फेट क्या करेंगे, एज एनर्जी सोर्स रहते हैं, और 1 फॉस्फेट जो होता है वो बॉन्डिंग में काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट। थैंक यू सो मच।